वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो काफ़ी विलम्ब से आ रहा है, उसके लिए सॉरी। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इसके लिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे और कुछ व्यस्तता ज़्यादा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को लेकर चल रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में हमने भारत की भूगर्भिक संरचना को स्टार्ट किया था। भारत की भूगर्भिक संरचना में हमने उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप पठार का अध्ययन कर लिया है। चौथे नंबर पर हमें पढ़ना था तटवर्ती मैदान। उसके बाद से पांचवें पढ़ना है द्वीप समूह। तो हम अभी तटवर्ती मैदान के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर वही चीज़ें, हमारे प्रत्येक लेक्चर का जो पहला फंडा है, फंडा क्या है, बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, आइए अध्ययन करते हैं। मोस्टली जो तटवर्ती मैदान है हमको दो भागों में पढ़ना है, पश्चिमी तटवर्ती मैदान, एक पूर्वी तटवर्ती मैदान। ठीक है, इसका एकदम बेसिक से आपको ले जाते हैं। पश्चिमी पूर्वी तो समझते हैं, कोई बात नहीं। तट क्या होता है और तटी क्या होता है? तट तटी सेम होता है। तट या तटी को मैं समझाता हूँ क्या होता है। तट क्या होता है? किनारा होता है। किस चीज का किनारा? भारत का जो मुख्य भूमि है, यहाँ से लेके यहाँ तक, भारत की मुख्य भूमि से लेके यहीं पे भारत की मुख्य भूमि की सीमा समाप्त हो जाती है और यहीं से समुद्री सीमा स्टार्ट होती है। यहीं से समुद्र, बे ऑफ बंगाल या अरबियन सी या यूं कह लीजिए इंडियन ओशियन, हिंद महासागर स्टार्ट होता है। इसलिए इसको तटवर्ती इलाका बोलते हैं, तटवर्ती मैदान बोलते हैं। तटवर्ती किनारा, एक ऐसा पार्ट जो किनारे पे है, ठीक है, इसलिए इसको तटवर्ती इलाका बोलते हैं। तट मतलब किनारा, भारत की मुख्य भूमि से वहां पे खत्म हो जाती है और वहां से आपकी समुद्री सीमा स्टार्ट होती है, वो हो गया तटवर्ती। मैदान क्या होते हैं? मैदान एक प्लेन भाग होते हैं, ना ही पहाड़ होते हैं ना ही पठार होते हैं, एक प्लेन पार्ट होते हैं और ये लगभग जो होती हैं जलोढ़ मृदा से बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ, आइए इसको अध्ययन करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण मुख्यतः दो इसके कारण है बनने के। पूर्वी तटीय मैदान के निर्माण के दो कारण है। पहला कारण क्या है? आप जानते हैं समुद्र की जब लहरें आती हैं, समुद्र से जब ज्वार भाटाएं आती हैं तो काफी गति से आती हैं। जब समुद्र की ज्वार भाटाएं आती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स को, अवसाद को, मिट्टी के छोटे छोटे कण को अपने साथ बहा के लाती हैं और तट पे, बीच पे ला के उस चीजों को बिछा देती हैं। आप मूवी में देखे होंगे कैसे, जब मूवी शूटिंग होता है तो देखते होंगे एक्टर एक्ट्रेस कैसे समुद्र किनारे गाना वगैरह शूटिंग होता है तो कैसे वो आते हैं, सब उनके पैर के निशान आगे आगे जाते हैं, पीछे पीछे बनने लगता है। वही चीजें लाके वहां पे निक्षेपित कर देती है, जमा कर देती है और उस चीज से पूर्वी तटीय मैदान का फॉर्मेशन हुआ। ये पहला रीजन है। दूसरा, पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है, हमने पिछले लेक्चर में दक्षिण भारत का प्रायद्वीप पठार पढ़ाया था। पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है, यहाँ से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां निकलती हैं और पूरब साइड और इसका ढलान है, स्लोप इसका पूरब साइड और जब ये जाती है तो अपने साथ अवसाद को लेके जाती है और अवसाद को ले जाती है तो बे ऑफ बंगाल में जैसे मिलने से पहले अपने अवसाद को यहीं पे किनारे पे लाके छोड़ देती है। ऐसा नदियां इसलिए करती है, जब भी नदी कहीं अपने उद्गम स्थान से निकलती है और अपने मुहाने पे जाती है तो नदी की स्पीड में, नदी की गति में काफी कमी आती है, काफी क्रमिक रूप से कमी आती है और जैसे मुहाने पे जाती है नदी की गति इतनी धीमी हो जाती है, अपने साथ जितनी भी सेडिमेंट लाई होती है वहीं पे छोड़ देती है, वहीं पे निक्षेपित कर देती है। तो इस तरह पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण समुद्र से आने वाली ज्वार भाटाओं के निक्षेपण से और उसके साथ साथ पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के निक्षेपण से पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। समझ गए? पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान के एवज में काफी चौड़ी पट्टी में पाई जाती है, ये काफी पतली पाई जाती है। तो पूछेंगे सर इसका निर्माण कैसे हुआ? जी हाँ, इसका भी निर्माण वैसे ही हुआ है। यहाँ पे भी मांडवी, जुआरी, मांडवी, जुआरी, उसके बाद से आपकी बहुत सी नदियां, भरत, पुंजा, ये सब छोटी छोटी नदियां, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। जैसे यहाँ पे नर्मदा है, तापी है, यहाँ पे गोवा में मांडवी है, जुआरी है, फिर यहाँ पे सॉरी केरला में आपकी 2-3 नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां आती हैं। तो अपने साथ भी वो कुछ न कुछ मात्रा में सॉरी गाइस, कुछ मात्रा में सेडिमेंट को लेके आती है और फाइनली यहाँ पे छोड़ देती है। इस प्रकार पश्चिमी तटवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए जो कंसेप्ट तो समझा दिया, कुछ फैक्ट है जो आपके परीक्षा में आते हैं उसको पढ़ लेते हैं। पूर्व व पश्चिम तटीय किनारे संकरा मैदान होता है। जी हाँ, ये एक संकरा मैदान है। पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान समझ लिए। निर्माण कैसे हुआ? सागरी तरंगों के अपर्दन व निक्षेपण से तथा नदियों के अवसादों के इकट्ठा होने से। समझ लिए। आता है पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? पश्चिमी तटीय मैदान में विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। गुजरात से लेके यहां से लेके कन्याकुमारी तक। हालांकि ये जो मिट्टी है, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात में। मैं आपका जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रहा था भारत की भूगर्भिक संरचना में, बताया था यहाँ पे लाखों करोड़ों साल पहले एक ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ था और वहां पे सारी मैग्मा जमा हो गए थे और मैग्मा के टूटने से, मैग्मा जो जमा होता है और मैग्मा जम जाता है तो उससे जो मिट्टी, वो मैग्मा से जो रॉक बनता है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, आग्नेय शैल बोलते हैं। और आग्नेय शैल पे निरंतर दबाव और
वर्षा और तापमान के पड़ते से उसका क्षरण होता है, वो टूटता है, डिस्ट्रॉय होता है। जब उसके टूटने से जिस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है उस मिट्टी को ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी बोलते हैं। तो इस वाले इलाके में काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ तक भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो अपना पश्चिमी घाट है इसका विस्तार होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए उसके बारे में देख लेते हैं। कहीं कहीं ये पहाड़ी के भाग में है। सॉरी गाइस। नर्मदा व तापी चौड़ाई सर्वाधिक 80 किलोमीटर है। यानी नर्मदा यहाँ से आती है, पढ़ाएंगे, तापी यहाँ से आती है। यहाँ से यहीं पे जो नर्मदा और तापी नदियाँ अपने साथ जो अवसाद लाती है, सेडिमेंट लाती है, यहाँ पे जैसे कंपोजिट करती है, डिपोजिट करती है, जमा करती है, वहाँ पे एक छोटे सा डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। और वहीं पे अपनी पश्चिमी घाट का जो ये चौड़ाई है, जो ब्रेथ है, काफ़ी ज़्यादा है, बाकी इससे कम होते चले जाएगा। काठियावाड़ मैदानी भागों में रेगुर मिट्टी पाई जाती है। रेगुर मिट्टी को ही हम काली मिट्टी बोलते हैं। यह है काठियावाड़ वाला पार्ट है। काठियावाड़ का जो मैदानी पार्ट है, यहाँ पे रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। फिर कह रहा है अब इसके पश्चिमी तटीय जो मैदान है इसके कुछ रीजनल नाम है, इससे कुछ क्षेत्रीय नाम है। उस क्षेत्रीय नाम को समझ लेते हैं। गुजरात से लेकर गोवा तक के पार्ट को हम कोंकण तट बोलते हैं। यहाँ गुजरात से ले लीजिए और गोवा तक के पार्ट को हम कोंकण तट बोलते हैं। आप इमेज में भी देख सकते होंगे, कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, कोंकण तट हो गया। और फिर गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूर तट को कन्नड़ तट, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूर तक के डिस्टेंस को हम कन्नड़ तट बोलते हैं। कन्नड़ तट, समझ गए। गुजरात से गोवा कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक के तट को कन्नड़ तट, और मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक के तट को हम मालाबार तट, मालाबार तट। ये इनका क्षेत्रीय नामकरण रखा गया है, इनके स्टेट वाइज नामकरण रखा गया और रीजनल नाम भी है, कन्नड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए, कन्नड़ तट काफी संकरा है। जी हाँ, ये वाला तट काफी संकरा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला काफी थोड़ा संकरा पार्ट है। और मालाबार तट भी आप समझ लिए, ठीक है। और यहाँ पे पश्च जल पाए जाते हैं, बैक वाटर पाए जाते हैं। पश्च जल क्या होते हैं, इंग्लिश में इनको बैक वाटर बोलते हैं। बैक वाटर क्या होते हैं, आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। बैक वाटर जैसे ये कोई समुद्र आ रही है, समुद्र की लहरें आ रही है, ठीक है। समुद्र की लहरें बीच पे आती है, आप देखे होंगे बीच पे आती है तो पानी मान लीजिए इस वाले पार्ट में आ गई, लहरों की जो ज्वार भाटाएं आ रही है, लहरें इस वाले पार्ट में पानी को पहुंचा दी और इस वाले पार्ट में पानी आके रुक गई, ठीक है। और यहाँ पे आके रुक के पुनः इसको वापस, जैसे आप मूवी में देखते होंगे जब लहरें आती है तो तेजी से आती हैं, फिर वापस खींच के पीछे चली जाती हैं। तो यहाँ पे तो तेजी से आई, लेकिन यहाँ पे पानी रुक गया और कुछ पार्ट पानी के चला गया और यहीं पे ये पानी रुक गया, इसी को बोलते हैं बैक वाटर। समुद्र की लहरें तेजी से आई और कुछ पार्ट गड्ढा, मान लीजिए आगे जाके कुछ वहां का जो तल है काफी नीचे हो गया, वहीं पे पानी रुक गया। अब बाकी समुद्र की लहरें वापस चली गई, लेकिन वो पानी नहीं आ पाया, वही रुके हुए पार्ट को हम लोग बैक वाटर बोलते हैं। समझ में आ गया। तो पश्चिमी घाट में बैक वाटर वाले जो क्षेत्र हैं, बैक वाटर वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। समुद्र की लहरें आती हैं, पानी आती हैं और वहां पे पहुंचा देती है, लेकिन बाकी चीजें वापस जाते हैं तो वहां पे पानी खाल पड़ जाता है, वहां पे गड्ढा नहीं हुआ आकृति वहां पे जब पाई जाती है पश्चिमी साइड में, पानी रुक जाते हैं, तो रुके हुए पार्ट वाले ही को हम बैक वाटर कहते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। बैक वाटर समझ गया। फिर कह रहा लेगून की प्रधानता पाई जाती है। लेगून किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए यही समुद्र की लहरें आ रही हैं, समुद्र की लहरें आ रही है, यहाँ पे आके पानी इसकी रुक गए, ठीक है। यहाँ पे पानी रुकी हुई है, जैसे मान लीजिए यही बैक वाटर पानी रुकी हुई है, लेकिन समुद्र क्या करता है, अपने साथ, बोला हूं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अपने साथ अवसाद सेडिमेंट का और छोटे छोटे पार्टिकल्स लाती हैं, चट्टानों के पार्टिकल्स लाती है, अपने साथ छोटे छोटे सेडिमेंट्स लाती हैं। तो सेडिमेंट से क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए यहाँ पानी कंपोजिट हुआ है, यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और यहीं पे इसके मुंह को चारों ओर से पानी, चारों ओर लैंड है और एक ओर से समुद्र का पानी उसमें आ सकता है और जा सकता है, चारों सब लैंड से घिरा है, थोड़ा सा बीच वाला पार्ट बचा उससे पानी जा रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समुद्र उस पार्ट को भी अपने सेडिमेंट से उसको ढक देती है। जब ढक देती है तो उस जो फॉर्मेशन जो पूरा चारों ओर से जो बचा रह जाता है उसी को हम बोलते हैं लेगून। समझ गया। इमेज में भी देख सकते होंगे, जब समुद्र का पानी जब अंदर चला जाता है, चारों ओर से तो ऑलरेडी घिरा होता है, एक साइड से आने जाने का रास्ता होता है, लेकिन कभी कभी निक्षेपण से समुद्र के द्वारा लाई गई अवसादों का निक्षेपण वहां पे जमा हो जाता है, तो उसका मुंह बंद हो जाता है, वही आपका लेगून कहलाता है। तो पश्चिमी घाट वाले साइड में आपके बैक वाटर की प्रधानता, हम लेगून की प्रधानता पाई जाती है। लेगून को ही वहां पे रीजनल लैंग्वेज में कयाल कहते हैं, चारों ओर के स्थलों से घिरे होते हैं, आप इमेज में स्पष्ट देख सकते हैं। बैक वाटर समझा, लेगून समझा, कयाल क्षेत्रीय नाम कहते हैं।
पश्चिमी तटीय मैदान समाप्त हुआ। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में समझा दें, कैसे निर्माण हुआ था पूर्वी तटीय मैदान का, आपने समझ गया। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरा है अपेक्षाकृत पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में, ठीक है। अधिक चौड़ा इसलिए है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी के डेल्टास की चौड़ाई इसको बढ़ा दी है। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी तमाम नदियां आती हैं, अपने साथ सेडिमेंट को लाती हैं, मुहाने पे जाते वक्त पूरे मिट्टी को वो सेडिमेंट को वहीं पे छोड़ देती है और वहां पे एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और इसलिए यहाँ पे इसकी चौड़ाई काफी अधिक होती है, ठीक है। और यहाँ भी जैसे पश्चिमी तटीय मैदान के भाग को हमने क्षेत्रीय नामकरण के अनुसार बांटा था, उसी तरह पूर्वी तटीय मैदान को हमने क्षेत्रीय नामकरण बांटा है, जिसमें हम आपको बांटते हैं। किससे कैसे बांटेंगे? उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तट को उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तट को उत्कल तट कहते हैं, ठीक है। या इसी को उत्तरी सरकार तट भी बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, ठीक है। अब फिर आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु वाले तट को हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाइए, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। आप इमेज में देख सकते होंगे। चलिए ये भी समझ में आ गया। फिर कह लौटती हुई मानसून जलवायु मैक्सिमम बारिश होता है। जलवायु जब चैप्टर पढ़ाएंगे आपको बढ़िया समझा देंगे, जो कैसे ही जून में कैसे ही इंटर करता है मानसून, कैसे हमारे कंट्री में ऐसे बीच से घुसता है, फिर लौटते हुए आते वक्त भी बारिश, फिर जाते हुए भी बारिश, फिर इधर से उत्तर पूर्वी मानसून भी यहाँ पे आता है, तो यहाँ से पानी को अवशोषित करके यहाँ पे माला कोरोमंडल तट में बारिश कराता है। मतलब इतना अभी याद रखिए, लौटती हुई मानसून से बारिश सबसे ज्यादा कोरोमंडल तट पे होता है। आने वाले चैप्टर में मानसून जब मैं पढ़ाऊंगा, आई विल मेक यू श्योर दैट आई विल टेल यू एवरीथिंग इन अ क्लियर वे। प्रत्येक चीज को मैं आपको स्पष्ट रूप में बता दूंगा। क्या? कोरोमंडल तट अभी इतना याद रख लीजिए, जो कोरोमंडल तट है वहां पे लौटती हुई मानसून में काफी ज्यादा वर्षा होती है। आपने समझा? उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट उड़ीसा से लेकर आंध्रा और आंध्र प्रदेश से लेके और तमिलनाडु के पार्ट को कोरोमंडल तट बोला जाता है। ओके, आई होप समझ में आया। फिर कह रहा है कम कटा छटा होने के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों की प्रधानता है। ये वाले पार्ट काफी कम कटे छटे हैं और चूंकि ये वाले पार्ट जो तटवर्ती जो मैदान है इनकी चौड़ाई काफी ज्यादा है और जहां मिट्टी की प्रधानता रहेगी वहां पे पानी वाले जहाज बंदरगाहों की जो संख्या है कम होगी, क्योंकि पानी वाले जहाज वहां पे आकर रुकेंगे जहां पे उनको अधिक पानी मिलता है किनारों पे। और अगर यहाँ पे मिट्टी अपनी वहां पे तटवर्ती मैदान ज्यादा हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है वहां पे जहाजें आ नहीं पाएंगे। यहाँ पे नाव भी रखा जाता है, तो नाव को भी अंदर ले जाने के लिए बे ऑफ बंगाल में इंटर कराने के लिए आप मूवी में देखते होंगे 2 3 4 5 मछुआरे मिलकर उसको धक्का देते हैं और धक्का देकर जैसे पानी आता है फिर उसमें बैठ के अपना चल जाते हैं। लेकिन पश्चिमी तटवर्ती मैदान में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, काफी यहाँ पे सकरा मैदान पाया जाता है और ये कटा छाटा काफी ज्यादा है। और ये आप जानते हैं यहाँ पे ये पश्चिमी भ्रंश कागार है, तो यहाँ पे चट्टानी वाले एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे बंदरगाहों की प्रधानता काफी अधिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप अपने YouTube के स्पीड को कम करके समझ सकते हैं या रिवाइज अगेन एंड अगेन रिवाइज करके समझ सकते हैं। आई होप, ठीक है। और कटा छटा होने के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी है। फिर कहीं कहीं लेगून का भी निर्माण हुआ है। यहाँ पे भी कहीं कहीं लेगून का निर्माण हुआ है। लेगून फिर मैं समझा दूं आपको, लेगून क्या होता है। जब समुद्र की ज्वार-भाटाएं आती है अपने साथ पानी को लाती हैं और कहीं मान लीजिए किसी प्लेस में किसी स्पेस में पानी को भर दी, चारों ओर से 3 ओर से वो रॉक से या 3 ओर से जमीन से लैंड से घिरा है और उसी एक रास्ते पानी अंदर प्रवेश कर दी और उसी रास्ते को मिट्टी द्वारा ला के बंद कर देती है, तो उसको हम लेगून बोलते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान में भी लेगून का निर्माण हुआ है। वहां पे चिल्का इमेज में देख सकते हैं, कोल्लेरू, पुलिकट, ये भी लेगून एक बहुत बड़े झील का निर्माण करते हैं, लेक का निर्माण करते हैं, जो कि एक लेगून वाली लेक है, ठीक है। लेगून वाली लेक इसलिए है, मैं बता चुका कैसे उनका निर्माण हुआ था और ये काफी इंपॉर्टेंट भी, मैं पढ़ाऊंगा चिल्का और कोल्लेरू और पुलिकट का विशेषता में इनकी क्या विशेषताएं हैं। आइए, जैसे हमने पढ़ा था उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला का हमने महत्व देख लिया था। फिर उत्तर भारत के विशाल पर्वत मैदान का भी हमने महत्व देख लिया था। फिर दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हमने महत्व देख लिया था। फिर वैसे ही आते हैं हमारे ये जो पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान है, इनके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। ये ना होते तो क्या होता, जरूर आइए देखते हैं क्या होता। प्राकृतिक पोर्ट की प्रधानता है। जी हाँ, ये है तटवर्ती मैदान है, बगल में समुद्र है, तट खत्म हो जाता है, समुद्री सीमा स्टार्ट हो जाती है। इसके कारण
भारत में भी प्राकृतिक नेचुरल बंदरगाह पाए जाते हैं, यानी वहां पे ज्यादा हमको पैसे खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इजिली हम अपने पोर्ट को वहां पे, अपने जहाज को वहां पे पोर्ट के अकॉर्डिंग अपने ढाल लेते हैं। ठीक है, और निर्यात काफी ज्यादा होता है, जनसंख्या घनत्व अधिक रहती है, मछली पालन, कृषि की प्रधानता, पूर्वी तटीय मैदान इत्यादि होते हैं। अब जब जाहिर सी बात है, ज्यादा अगर पोर्ट मेरे पास होंगे, बंदरगाह ज्यादा होंगे, मेरे पास कोस्टल एरिया भी काफी ज्यादा है, तटवर्ती मैदान भी काफी ज्यादा है, तो बंदरगाह भी ज्यादा होंगे। तो आप जानते होंगे जितने भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उसका 80 to 90% जो पार्ट होता है हम समुद्र के रास्ते ही ट्रेड करते हैं, समुद्र के पानी के रास्ते ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि आप हवाई जहाज से किसी चीज को उतने ज्यादा मात्रा में नहीं मंगा सकते, वो काफी कॉस्टली पड़ सकता है। इसलिए हमारे भारत के 80 to 90% का जो ट्रेड होता है समुद्र के रास्ते ही होता है, इसलिए इसका जो इंपॉर्टेंस है काफी बढ़ जाता है। किसका? तटवर्ती मैदानों का। जनसंख्या घनत्व, तो जाहिर सी बात है जहां पे आपको पानी मिल रहा है, समुद्र मिल रहा है, सीप वाले व्यवस्था पोर्ट मिल रहे हैं, वहां पे जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक से अधिक पाई जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात फिर कर रहा है मछली पालन, कृषि की प्रधानता एक्सेट्रा। मछली पालन, अब जाहिर सी बात है समुद्र के किनारा है, समुद्र के किनारा है तो मछलियां सबसे ज्यादा समुद्र से ही उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे जो लेगून बने हैं उसके पास जो बैक वाटर एरियाज हैं उसमें भी वहाँ के लोग मछली पालन करते हैं। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे, बैक वाटर में भी मछली पालन किया जाता है, लेगून में भी मछली पालन किया जाता है। और जो तटवर्ती मैदान होते हैं, तटवर्ती मैदान ऑलरेडी है, तटवर्ती मैदान है, नदियां अपना पानी ला रही हैं, वहां पे नमी रहेंगी, उसकी मिट्टी में नमी रहेंगी, और उसके साथ समुद्र की लहरें भी ला रही हैं, उसके अनुसार नमी रहेगी, तो वहां पे खेती जो होती है, कृषि क्षेत्र काफी विकसित है। और वहां पे इस कोरोमंडल तट पे तो बारिश तगड़ा होता है, लौटते हुए मानसून, और इधर भी हमेशा लगभग वहां पे नमी रहती है। तो कोरोमंडल तट पे जो हम उत्तर भारत वाले एक साल में एक बार धान और एक बार गेहूं उपजाते हैं, तो एक साल में वो 3 से 4 बार वहां पे धान उपजाते हैं और काटते हैं 3 बार, एक साल में 3 बार। सोच सकते हैं खेती की प्रधानता कैसी है पूर्वी तटीय मैदान में, खासकर कृषि की प्रधानता इसी की वजह से। तो ये रहा भारत की भूगर्भिक संरचना का तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान क्लियर हो गया। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कहिए सर नहीं समझ में आया, अगेन मैं आपको समझा दूंगा। ये खत्म हो गया। अब लास्ट इसका पार्ट बचा है भारत की भूगर्भिक संरचना का द्वीपीय प्रदेश, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, 2 ही छोटे छोटे द्वीप हैं, दोनों को कंप्लीट करा देंगे। फिर भारत की नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, शायद नदियां होगा या और जो भी होगा मैं आपको कवर कराऊंगा। दोस्तों आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो आप देखिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और आपने तो सब्सक्राइब किया ही है तो कोशिश कीजिए और अधिक से अधिक आप पूरे वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। इससे आपको फायदा ही होगा, कभी नुकसान होगा ही नहीं होगा, मैं जानता हूँ नहीं होगा। और बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं तो उनसे बस एक ही कह सकता हूँ, लगे रहो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। यही एक टाइम है, अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, अपने नाम को सुनहरों अक्षरों में लिखवा सकते हो, न्यूज़पेपर में आ सकते हो, और अगल बगल में अपना रिस्पेक्ट भी पा सकते हो। यदि आप मेहनत करते हो तो पा सकते हो, चाहे CBSE वाले हों, यूपी वाले हों। लगे रहिए, एग्जाम तो कैंसिल होने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रशासन से ऐसा आदेश आ गया है कि परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित तिथि के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो आप लोग लगे रहिए, और UPSC और UPPCS, RO ARO BPSC जितने भी तमाम एग्जामिनेशन होने वाले हैं जून जुलाई में हो जाएंगे। उसके लिए तो ये एक समझिए एक जड़ी बूटी के, संजीवनी की जड़ी बूटी के समान है। आप इसको नोट्स बनाते रहिए और फिर रिवीजन करते रहिए। और मैं मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट को तो ऑलरेडी करा ही रहा हूँ, हाल ही में आपको नेक्स्ट वीडियो उसको आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अच्छे रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी बात पे थैंक यू गाइस।